बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मसूद आलम रिज़वी अपने चैनल मीडिया फोकस के प्रोग्राम मारूफ पाकिस्तानी के साथ हाज़िर है। आज पहले की तरह हम एक और मारूफ पाकिस्तानी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। ये मारूफ पाकिस्तानी, मैं थोड़ा सा ये आपको इंट्रोडक्शन कराऊं कि कुछ मारूफ पाकिस्तानी हमारे ऐसे हैं कि जो अपने काम की वजह से या उनके इदारे की वजह से उनका नाम है, और इदारे का नाम लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन क्योंकि वो खामोशी से अपना काम करते रहते हैं तो शख्सियत उसके जो पीछे होती है उसका शायद इतना तारुफ नहीं होता। और हमारी ये कोशिश है कि हम ऐसे अफराद को, ऐसे अशखास को, ऐसी पर्सनालिटीज़ को पाकिस्तान की, जिन्होंने बड़ा नाम पैदा किया है, अब लेकिन अपने इदारे को आगे रखा है, अपने आप को पीछे रखा है, लेकिन हम चाहते हैं कि उनके साथ भी नाज़रीन की रूनुमाई हो और उस शख्सियत को वो पहचाने। आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मारूफ पाकिस्तानी में डॉक्टर अब्दुल बारी ख़ान। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बेशुमार मसरूफियात में से वक्त निकाला। और मैं जब ये कह रहा हूँ कि ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि एक लफ्ज़ी तौर पे कि बेशुमार या मसरूफियात, आप मसरूफ़ इंसान हैं बाकी की, इसलिए कि आपकी इतनी एक्टिविटीज़ हैं और इतनी जगहों पे आप इदारे को या अपना को रिप्रेजेंट करते हैं, और आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया आपका। मैं अपने प्रोग्राम के फॉर्मेट के हिसाब से आपसे आपके बचपन के हालात, आप कहाँ पैदा हुए, आपकी स्कूलिंग, आपके वालिदैन और बहन भाई, और उस तरीके से फिर आप ऑब्वियसली MBBS आपने किया, और उस प्रोफेशन में रह के फिर आपने दौराने अपने डिग्री आपने चीज़ें शुरू कर दी सोशल वेलफेयर की और तिब से रिलेटेड। तो इस तरह हम चलेंगे। तो अब इट्स ओवर टू यू कि आप बताएं नाज़रीन की इल्म के लिए कि आप कहाँ से सिलसिला शुरू। थैंक यू। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मौका फराहम किया। आपने तमीज़ में एक बात की कि कुछ इदारे नाम होता है, उसके पास जो है ना शख्सियतें का नहीं होता, और आप उसको उजागर करना चाहते हैं। ये एक डेलिब्रेट कोशिश थी हमारी अपनी, ताकि मैं समझता हूँ कि इदारा जो है ना वो बने और इदारा कायम रहे। शख्सियतें जो चलती हैं, शख्सियतें जो चली जाएंगी, तो इसलिए हमने इदारे को मुक़द्दम रखा ताकि इदारे को लोग पहचाने और इदारे को लेके और शख्सियत ज़ात को उसकी नफ़ी करने के लिए, क्योंकि उस पर ऐसा हो जाता है कि अगर वो ज़ात आगे होती है ना तो फिर वो ज़ात के जाने के बाद इदारा ख़त्म हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ यह था, तो इसलिए एक डेलिब्रेट कोशिश थी। मैं बस जैसे आपने कहा कि मेरे ताल्लुक़ बेसिकली तो मेरा पेशावर से है। मेरे पेरेंट्स वहीं के हैं। मेरे वालिद साहब जो है ना, सारी फैमिली वहीं रही। मेरे वालिद साहब जो है वो कराची आ गए थे कोई 1956 में, तो मेरी पैदाइश और मेरी तालीम सारी कराची की है। और पैदाइश कराची की है। और सन क्या था? 1961 जुलाई 1961। लेकिन कागज़ों में शायद वो उस ज़माने में लोग 6-8 महीने आगे पीछे करते थे, तो 21 जनवरी 1961, इसलिए अब फेसबुक पे वही होती है, तो मुझे 21 जनवरी को मुबारकबाद आना शुरू हो जाती है। सही। तो और माशाल्लाह हमारी एक बड़ी फैमिली थी, एक दीनी घराना। अल्लाह का शुक्र है कि जी, पहले तो हम शुक्र कह रहे मुसलमान घराने में पैदा हुए, फिर उसके बाद दीनी घराना हो, और फिर हम कोई 7 भाई और 4 बहनें, बड़ी फैमिली थी। एक और वालिद साहब और वालिदा दोनों तहज्जुद गुज़ार थे। तो वालिद साहब मेरे जो थे, उनकी एक आदत होती थी कि दुआ बआवाज़ करा करते थे। अच्छा। हाँ जी। और हर दुआ के बाद, हर दुआ में वो अपने बहन भाई, उनके नाम और उनके बच्चों के नाम ले लेकर, और अपने बच्चों के नाम ले लेकर। तो मैंने तो सारी उम्र अपने लिए सिर्फ एक दुआ सुनी कि बारी को खिदमत खल्क़ के जज्बे के साथ डॉक्टर बनाना। न इज़्ज़त के लिए, न शोहरत के लिए, न पैसे के लिए। अल्लाह ताला ने सब कुछ दे दिया। मतलब शर्त ये थी कि डॉक्टर बने, लेकिन खिदमत खल्क़ के जज्बे, मिशन हो खिदमत। हाँ, तो वही दुआएं हैं
जिसने इस रास्ते पे चला दिया हमको। और वो चीज़ आपके जहन में इनग्रेन हो गई एक लिहाज इंग्रेड से बचपन बिल्कुल से। बिल्कुल। और हमारा ज़माना था ना, उस वक्त बच्चों से पूछा जाता था कि जी बड़े होके क्या क्या बनेंगे? बनेंगे? वो कहते डॉक्टर या इंजीनियर। ये तो दो ही अगर शुभ ये दो शोबे होते थे, जी हाँ। जो इसमें से रह जाता वो कॉमर्स में चला जाता था। तो वो ज़माना था। अब तो लोगों के पास आपको पता है कितने ऑप्शंस हैं कि हर Options हैं। अजीब अजीब ऑप्शन हैं। तो मेरी पहली स्कूलिंग जो है ना, इनिशियल स्कूलिंग क्लास 8 तक मैंने जुफलास हाई स्कूल से, एक मिशनरी स्कूल था सोलर बाज़ार में, उसमें साइंस नहीं थी, तो फिर 8 और 9 10th मैंने जो है ना स्प्रिंगफील्ड स्कूल से किया, जो स्प्रिंगफील्ड। कासास पे थे। बड़ा अच्छा स्कूल। हमारी मैडम होती थी मैडम नुसरत आगा। कॉलेज तो उसमें उन्होंने, उनकी आज तक एक ही ब्रांच रही, उन्होंने कोई और ब्रांच नहीं खोली, नहीं खोली। एक ही को चलाया। फिर आदम जी साइंस कॉलेज से मैंने FSC किया। फिर डा मेडिकल कॉलेज में दाखिला हुआ, और डा मेडिकल कॉलेज में 1979 में दाखिल हुए थे हम लोग। उस ज़माने में 6-7 साल लग जाते थे आपको। जी हाँ। और उसके बाद फिर अलमानी साहब ने आके उसको रेगुलराइज किया, तो 5 साल में फिर होना लगा। तो जिस साल में दाखिल हुआ तो उसके साथ आपको एक हॉस्पिटल था अटैच, सिविल हॉस्पिटल, पब्लिक सेक्टर का हॉस्पिटल। उस ज़माने का सिविल हॉस्पिटल बहुत ख़राब हालात में होता था। जी हाँ। और तो जो भी थोड़ा बहुत अफोर्ड कर सकता तो बाहर ही करा लेता था। तो ज़्यादातर गरीब तरीन लोग आया करते थे, और उमूमन इंटीरियर्स ऑफ पाकिस्तान से आते थे, इंटीरियर सिंध से, इंटीरियर बलूचिस्तान से बहुत लोग आते थे। तो हर मरीज़ कोई कहानी लेकर आता था ना, कोई अपनी बकरी बेच के आया, कोई अपनी भैंस बेच के आया, कोई अपने घर बेच के आता था। और मैंने बहुत सारी वालिदैन को अपनी जवान औलाद के लिए कहते सुनो कि अल्लाह डॉक्टर साहब, अब दुआ करते थे अल्लाह इसको उठा ले। इस हद तक। इस हद तक कि ये सौदा बुरा नहीं है कि एक चला जाए घर में 8 बज जाए। तो डा मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, मेरे एंट्री से पहले 3 स्टूडेंट्स थे। 1979 में उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई, पेशेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, हाँ, इसके बारे में ज़रा मैं आपसे ज़रूर PWA के पूछूंगा कि नाम आप से। बताएं कि क्या थी तो ये और आपका उसमें क्या हिस्सा था। हाँ, डॉक्टर अब्दुल रहमान, डॉक्टर इनायत हुसैन था और डॉक्टर इकबाल नूर मोहम्मद, ये 3 थे। और उनका मकसद ये था पैसे जमा करके हर वार्ड में से 2-3 मरीज़ों को, गरीब तरीन जो होते थे उनको दवाइयाँ प्रोवाइड करना, ब्लड ख़रीद के देना। उस ज़माने में प्रोफेशनलिज्म था नहीं, लोग वॉलंटियरिज्म के ऊपर ब्लड देते नहीं थे। उधर मैं थोड़ा आपका कथा कलाम करूँगा। प्रोफेशनलिज्म नहीं था, लेकिन प्रोफेशनल डोनर्स मौजूद होते हैं। उस सिविल हॉस्पिटल के बाहर जो है ना, वो चलसी मवाली लेटे होते थे, और उनका एक ठेकेदार होता था, उसका मुझे अभी नाम याद है, काले खान। तो वहाँ से वो जो ब्लड बैंक होता था उसका वो टेक्नीशियन बोलता था काले खान को पॉजिटिव चाहिए। वो आके आवाज़ मारता था तो एक आदमी उठता था, कोई लड़खड़ाता हुआ। मतलब सुर्ख चीज़ का डीलर था, नाम काले खान। लहू। तो वो फिर वहाँ पहुँचता था। अच्छा, एक सेहतमंद आदमी जो है ना 3 माह में 1 दफ़ा ब्लड दे सकता है। ये लोग हफ्ते में 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा भी अपना ब्लड बेचा करते थे। तो इनके ब्लड में ब्लड के अलावा सब कुछ होता, सब कुछ, हेपेटाइटिस, मलेरिया, सिफिलिस, व्हाट नॉट। हीमोग्लोबिन तो आपको पता होगा, हर हफ्ते में 2 दफ़ा ब्लड देंगे तो उसमें क्या होगा, क्योंकि उनको सलाइन लगाते थे, वो डाइल्यूट हो जाता था। 1981 में ये स्ट्राइक पे चले गए। अच्छा, मैंने PWA को 1980 के शुरू में ज्वाइन कर लिया। अच्छा, एज अ, तो शुरू में मुझे PRO बना दिया उसका। और 81 में ये प्रोफेशनल डोनर स्ट्राइक पे चले गए, और अपने पैसे बढ़ाने के लिए। तो बीइंग द ओनली सोर्स, बहुत कियोस हो गया शहर में, बहुत सारी अमवात भी हुई। और ये पैसे बढ़ाने वाला किस्सा भी उसी कॉन्ट्रैक्टर ने शुरू किया? वही किया होगा ना सर, इन लोगों को थोड़ा थोड़ा मिलता था, बाकी तो वही पैसे बनाता था, उसने आगे इनको कर दिया। हाँ। तो उस वक्त फिर हमने अपने साथियों को मोटिवेट किया कि ब्लड डोनेट करो, कुछ लोगों ने दे भी दिया। लेकिन वो स्ट्राइक वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। तो हमने कहा यार, वी कांट बी होस्टेड टू दीज पीपल, लेट्स मेक आवर ओन ब्लड बैंक। और हमने अपना ब्लड बैंक बनाने की तहरीक शुरू की। और मेरी खुशकिस्मती थी कि मुझे उसका प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया। मैं उस वक्त 2nd ईयर का मेडिकल स्टूडेंट था। अच्छा। तो हमने बनाना शुरू कर दिया, और 1981 में। और ये वो पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन थी? जी जी, उसी के अंडर में। ऑलराइट। तो उसका एक वॉलंटरी ब्लड बैंक करके, और मैं उसका डॉक्टर साहब, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक ये भी पूछूंगा कि ये जो कंडीशन सिविल हॉस्पिटल के बाहर आप कहते हैं कि सारे नशाइये बैठे होते थे, ये जो हमारा जिन्ना हॉस्पिटल वाला जो गवर्नमेंट का था, वहाँ भी कुछ इसी जगह यही हाल था, सब जगह का यही हाल था पूरा। मतलब दैट वाज द ओनली सोर्स, ब्लड वाज थ्रू दीस प्रोफेशनल डोनर। प्राइवेट लैब्स में भी यही लोग होते थे। कोई ऐसा नहीं था कि कहीं पर वो
स्क्रीनिंग तो होती नहीं थी, अनस्क्रीन ब्लड चला जाता था, क्रॉस मैचिंग भी पता नहीं तो करते ये थे। जो आपने तहरीक शुरू की अब मिल करके, जी जी। तो ये तो फिर औरों तक भी पहुंची होगी। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। या। उसके बाद वो उसी जमा 1982 में तो 3 जगह पे ये शुरू हुआ सिलसिला, एक PWA, हुसैनी ब्लड बैंक और फातिमिद। फातिमी। फातिमिद फातिमिद का आपको बताऊं, फातिमिद में जहाँ पर आज है ये फ्लैट अपार्टमेंट्स होते थे, इसके फुटपाथ पे एक कच्चा सा बना हुआ था, वहाँ से शुरू किया था। उस वक्त अच्छा। अजीम होता था एक टेक्नीशियन उनका, फिर वो नाजिम जीवा होते थे जो जनाब बाद जी, में वो, जी हाँ। तो ये वहाँ से शुरू हुआ था। तो शुरू में तो बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि आप एक अटेंडेंट मरीज आता था, उसके साथ 50 अटेंडेंट होते, जहाँ ब्लड मांगा सब गायब, अब ढूंढते ही रहो। तो पहले शुरू शुरू में तो 1 यूनिट जाता था, और जिस दिन 2 यूनिट जाते थे हम पार्टी करा करते थे कि आज 2 चले गए हमारे ब्लड बैंक से। 1 यूनिट से आपकी क्या मुराद है? मतलब एक ब्लड बैग, एक ब्लड बैग। तो हमने फिर यही तो मुझे अब याद है, वो एक मरीज लेबर रूम में, एक पठान औरत जो है ना ब्लीडिंग की वजह से मौत ज़ीस की कैफियत में थी, उसकी इमरजेंसी कॉल आई, हमने ब्लड अरेंज करने के लिए अरेंज कर दिया। तो मैं फिर पहुंच गया वहाँ पर, और उसका मेरे शोहर बाहर मिला मुझे, उसको मैंने कहा कि यार तुम अपना खून दे दो भाई, तुम्हारी बीवी मर जाएगी अगर तुमने खून नहीं दिया। अच्छा, वो पठान आदमी जो है ना बड़ा सिंपल सा आदमी था, उससे कहा डॉक्टर साहब अगर मैंने खून दिया तो ये तो मेरी बहन हो जाएगी। मेरी बहन हो जाएगी। मैंने कहा टूट जाएगा। मैंने कहा ये ऐसे बहन नहीं होती है। उसको समझा बुझा के मैं कन्विंस करके ब्लड बैंक की तरफ ले जा रहा था, तो रास्ते में उसका बूढ़ा बाप मिल गया। अब उसने देखा, उसने पूछा कहाँ जा रहे हो? उसने कहा मैं तो खून देने जा रहा हूँ। अब उसका बाप पड़ गया, उसने कहा तुमने खून दिया तो सिविल अस्पताल की पत्थर की दीवार में अपना सर मारूंगा, अपने आप को मार लूंगा। रियली? बिल्कुल। अब मैं उसके पास उसके बाप को समझा रहा था, बाबा जी आपकी बहू है, मर जाएगी। कहना मर जाए दूसरी आ जाएगी। इन हालात में डा मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट थे, आज वही ब्लड बैंक वही चलाते हैं, 275। लेकिन उस फिर खातून का हुआ क्या फिर? आप फिर ब्लड दे दिया उसको, समझे बाप को समझा के, वो बात बच गई, घर चली गई। हस्बैंड नहीं दिया? हस्बैंड नहीं दे दिया। अच्छा, ये कामयाबी हुई। ये कामयाबी हो गई। तो आज वही ब्लड बैंक डा मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स चलाते हैं, 275 यूनिट पर डे जाता है। प्रोफेशनल डोनर्स खत्म हो गया। लेकिन एक तहरीक शुरू हुई थी जिसने इसको मंतक़े अंजाम तक पहुंचा दिया। बिल्कुल। इसके बाद आपका एक रेजिडेंसी आपकी हुई विद NICVD। बस मैं इसी पे, क्योंकि इसमें यहाँ रुका नहीं हमारा तो। अच्छा। जो था ना ब्लड उस वक्त ज़माने में ब्लड जो है ना सबको होल ब्लड मिला करता था, कंपोनेंट से कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। अच्छा। पैक्सेल देने के लिए तरीका ये होता है कि आप लटका दें 3 घंटे के लिए, और उसके बाद वो नीचे सेटल हो जाए तो पैक्सेल दे दिए, प्लाज्मा को फेंक दें जबकि ज़रूरत उसकी भी होती थी। तो हम 1984 में हम एक कंपोनेंट्स की मशीन लेके आए बाहर से, और फिर जर्मनी से वो आई। फिर मैं गया जर्मनी में, मैं जब 4th ईयर का स्टूडेंट था, मैं जर्मनी गया, मैंने ट्रेनिंग ली, फिर यहाँ आके लोगों को ट्रेन किया। मैं मुल्क से पहली दफ़ा जब बाहर निकला तो उस ट्रेनिंग के लिए गया, उस ट्रेनिंग के लिए गया था। फिर उसके बाद कंपोनेंट्स देना शुरू किया, और सिर्फ डॉक्टर्स को भी नहीं पता था, उनको भी सिखाया कि भाई जब प्लेटलेट्स चाहिए होते हैं प्लेटलेट्स मांगो, तो होल ब्लड नहीं मांगो। 1986। अच्छा, उसके बाद ये हुआ था कि सिविल हॉस्पिटल की जो सेंट्रल लेबॉर्ट्री होती थी वो सुबह जो है ना 8 बजे शुरू होती थी, और उसके बाद 2 बजे बंद हो जाती थी। उसके बाद सिर्फ 2 टेस्ट होते थे, एक हीमोग्लोबिन और शुगर और यूरिया, 3 टेस्ट बस। तो फिर हमने कहा इमरजेंसी में जो टेस्ट होते थे, इलेक्ट्रोलाइट्स कराने, LFTs कराने, वो सब बाहर जाया करते थे लोग, लैब से कराया करते थे। फिर हमने एक लैब बनाई जिसमें हम ये सारे टेस्ट करते थे, दोपहर 2 बजे से सुबह 8 बजे तक। 1986 में आपको याद, सिविल हॉस्पिटल में, 1986 में आपको याद होगा कि बुरी बाजार के अंदर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। उसमें कोई तकरीबन समझे कि 70-75 लोग शहीद हुए थे, कोई 450-500 लोग जख्मी थे। मैंने हाउस जॉब शुरू किया था, और मुझे याद है कि जब इमरजेंसी आना शुरू हुई तो डेड बॉडीज़ में से जख्मियों को निकाला और उनको फ्रेश पे ट्रीट किया, क्योंकि बेड भर गए थे। ये मोहम्मद खान जुने जो प्राइम मिनिस्टर होते जी। तो उस वक्त फिर ये हुआ कि जब हम इस क्राइसिस में, लेकिन एक बात बड़ी ज़बरदस्त नज़र आई कि इमरजेंसी के बाहर मीलों लंबी लाइन थी लोगों की, जो खून देने के लिए लाइन में लगे हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे। बहुत सारे लोग शॉपिंग बैग में पैसे लेके खड़े हुए थे कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है।
ड्रिप्स चाहिए, एंटीबायोटिक्स चाहिए। तो उस दिन मुझे एहसास हुआ कि ये एक अजीब कौम है। पाकिस्तानी कौम क्राइसिस में इससे बेहतर कौम कोई भी नहीं है। आप 2005 का ज़लज़ला आपको याद होगा, 2010-11 का सैलाब जी हो जी, या पिछला सैलाब हो या कोविड हो, जिस तरीके से ये रिएक्ट करती है कौम, अर्थक्वेक 2005 अर्थक्वेक का। वही जी हाँ। अर्थक्वेक, तो जिस तरीके से कौम रिएक्ट करती है ना, बस मेरी दुआ तो ये है कि आम हालात में हम भी वैसे ही हो जाए। आपने एक जगह मैंने सुना था, आपने एक बात कही थी, बड़े मेरे दिल को लगी थी। आपने कहा था कि ख्वाब तो सोते में देखा जाता है, लेकिन असल ख्वाब, आपने कुछ उस पर बात कहा था, असल ख्वाब हाँ, मैंने कहा असल ख्वाब तो वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते, जो सोने नहीं देते। सोने नहीं देते, ख्वाब वो है जो कि सोते में देखते हैं, लेकिन असल वो है जो जो कि सोने नहीं देते। जो सोने नहीं देते। अब तो हम जागते हुए ख्वाब देखते हैं, उसकी ताबीरें पाते हैं माशाल्लाह। तो जब इस क्राइसिस से निकले तो हमने सोचा कि यार ये तो एक पहला इंसिडेंस हुआ है, जी तो हाँ। कराची में अगर कोई बड़ी चीज़ होगी तो क्या होगा। क्या हो? तो हमने फिर इमरजेंसी को नया बनाने के लिए तहरीक चलाई, और अरशद शाहिद अब्दुल्ला आर्किटेक्ट थे, उनके पास हम पहुंच गए। उनसे हमने क्या कहा, नाम बताया? अरशद शाहिद अब्दुल्ला अरशद, आर्किटेक्ट, बड़ा नाम बड़ा है। नाम है। तो उनके पास पहुंच गए, उनसे हमने कहा कि हमको ज़रा हेल्प कर दें, एक नक्शा बना दें हमको। तो 100 बेड की इमरजेंसी का पूरा उन्होंने प्लान बना के दिया, और उस पर तारिक कैसर होते थे जो आज मशहूर आर्किटेक्ट हैं, वो उनके साथ इस प्रोजेक्ट के आर्किटेक्ट थे। अदनान अजहर जो थे वो प्रोजेक्ट मैनेजर थे। तो हमने फिर पैसे जमा करने शुरू किए। कोई हमने पहले बनाया कोई 12 और लाख, ये प्लान तो बना गया, लेकिन प्लान ये भी वही सिविल हॉस्पिटल में लोकेट करना सिविल था। हॉस्पिटल में, इतनी जो जगह थी वहाँ पे। इमरजेंसी के आसपास के कुछ अच्छा। इलाके ले लिए हाँ हाँ। और उसका 100 बेड का बना दिया। और उसमें फिर हमने ये तो शुरू में हमने बनाया कि 12 लाख रुपए लगेंगे, स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, कलर हो जाएगा, ये हो जाएगा, सेंट्रल ऑक्सीजन। फिर हमने कहा नहीं, अब तो सेंट्रल ऑक्सीजन भी होना चाहिए, सेंट्रलाइज सक्शन भी होना चाहिए, मॉनिटर्स भी होने चाहिए, वो भी हो जाए। बढ़ता रहा सिलसिला। ख्वाहिशें बढ़ती चली जी गई। हाँ। तो हमारा बजट कोई बन गया कोई 36 लाख रुपए का। अब पैसे जमा करने शुरू किए, पैसे जमा करने शुरू कर दिए। तो जब देखे बड़ा, शुरू में तो बड़ा आया। मुझे याद है पहला एक चेक आया था, मेरे एक दोस्त थे, उनको कोई जानने वाले, एक वहाँ थे, नेवी में थे, कॉमकार थे, उनके पास पहुँच गए। तो उन्होंने कोई 50,000 का चेक दिया, और वो था फ्रॉम द ऑफिसर्स एंड मेंस ऑफ पाकिस्तान नेवी। नेवी। फिर एक करमानी साहब होते थे इसमें कॉलटेक्स में, उसके वो थे, जी। तो उन्होंने कुछ दिए। तो बड़ी मुश्किल से 12 लाख हो रहे थे, लेकिन अब तो 36 का बजट बन गया था। फिर हमने सोचा क्या करें क्या करें। फिर हमने एक प्रोग्राम बनाया कि हम स्कूल्स में जाते हैं, और हमने उसके लिए मनी बॉक्सेस बनाए। तो हमारा एक कलीग था डॉक्टर उस्मान, अल्लाह तो उसको गरी की रहमत करे, जवानी में उसकी डेथ हो गई थी, उनकी प्लास्टिक की फैक्ट्री थी। अच्छा। तो मैंने कहा यार मुझे मनी बॉक्सेस बना दो। कहते यार मनी बॉक्सेस तो हमारे जो मोल्ड है उसमें ये जो ढक्कन होता है। अचार के वो जो मरतबान होते हैं वो बन जाते हैं, वो मैं दे देता हूँ, अब तुम बाकी उसको मनी बॉक्स बना लो। तो फिर हमने एक एलिमेंट बनाया, उसका शेप बना के, और फिर अच्छा। उसके बाद हम सब खुद बैठ के उसके अंदर सुराख करते थे, और फिर उसको एरल लाइट से उसको बंद कर दिया, और उसके ऊपर एक स्टिकर लगा दिया, माई सिटी नीड्स मी, हेल्प मी टू रिकंस्ट्रक्ट द इमरजेंसी डिपार्टमेंट ऑफ सिविल हॉस्पिटल कराची। अच्छा। अच्छा, इत्तेफाक से हमको वहाँ पर एक फोटोग्राफर था उस एरिया का, जिसके पास, जिसने उस जाए वाक़या की तस्वीर, उसके पास बहुत ही बड़ी हौलनाक तस्वीरें थी। हर तरफ आग जल रही है, अब जो दरख्तों पे और तारों पे इंसानी अज़ा लटके हुए हैं, खून है। तो ये इसी हादसे की, इसी हादसे की बोरे बाजार का हुआ था, उसी की तस्वीर। उसी की तस्वीर। अच्छा। फिर हमने उसकी, उस ज़माने में तो ये कंप्यूटर तो होता नहीं था, ये स्लाइड शो होते थे, कैरोसोल होता था, तो उसकी स्लाइडें बनवाई। हम स्कूल में जाते थे, प्रेजेंटेशन देते थे, वो स्लाइडें दिखाते थे। डॉक्टर साहब, यहाँ मैं आपसे एक सवाल करूँगा कि आपने स्कूलों को क्यों किया, कॉलेजेस में जाने का पहले नहीं सोचा आपने? पहले हमने स्कूल इसीलिए सोचा कि देखिए स्कूल में बच्चा जो है ना अभी इनोसेंट होता है, उसके अंदर अभी उसकी उस माशरे बाहर निकल के उसके ऊपर असरात नहीं आए होते, बहुत मासूम से होते हैं। तो हम गए वहाँ, प्रेजेंटेशन दी, और हमने मनी बॉक्सेस दिए। और स्कूल की जो इंतजामिया थी, जो भी हाँ, वो सब उनसे बात करके, सिटी स्कूल था, गर्ल्स स्कूल थे, बीकन हाउस है, फिर मतलब दे वेलकम दिस आइडिया कि आप आए। एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि स्कूल में ऐसी कोई एक्टिविटी हुई। और फिर देखें कि आप एक दिन बड़े परेशानी में थे, बहुत परेशान थे कि यार ये कुछ पैसे आ नहीं रहे हैं, 12 लाख से ऊपर नहीं हो रही है। मेरे साथ
डॉक्टर जफर जैदी होते थे, वो मुझसे एक साल जूनियर थे, उस वक्त वो फाइनल के स्टूडेंट थे। एक दिन बहुत तंग हो गए थे, कहते यार बारी अब बस ये 12 लाख का हमारी कमिटमेंट है, ये करके चलते हैं, मेरा एग्ज़ाम भी है। तो मैं उसको कह रहा था यार कुछ ना कुछ हो जाएगा, अल्लाह कर देगा, कुछ हो जाएगा। लेकिन एकदम जब वो कहते ना बस हो गई, तो उसने कहने मैं जाता हूँ, मैं जा रहा हूँ, तुम फिर संभालो। अच्छा, हम बात कर रहे थे तो हमारी एक सिटी स्कूल की एक ब्रांच की पीसीएस की उनके प्रिंसिपल का फ़ोन आया, बड़ी परेशानी के लिए, मुझे आई नीड सम वॉलंटियर्स और ये है, बॉक्सेस आए हैं वो कर काउंट करना है। तो हम लोग पहुँच गए वहाँ पर। जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने एक बड़े टेबल के ऊपर जो है ना बहुत सब खोल के, डब्बे खोल के पैसे जमा किए हुए थे, आप उसको जमा कर दे, काउंटिंग शुरू हुई। तो पहले स्कूल से 1,25,000 रुपये, उनमें कॉइन्स कॉइन्स भी थे, सब कुछ थे। फिर टोटल जब हम सब स्कूल्स में गए तो लेकिन हाउस के एक प्रिंसिपल उस ज़माने में कोई ब्रिटिशर होते थे, तो उसने कहा कि जी ये 2-3 तलवार पे अभी बैंक की ब्रांच होती थी, उसके लॉकर रूम में उन्होंने बोरियों में बक्से रखे होते कि आगे वॉलंटियर भेजो, आगे जमा गिने लेके जाओ। तो वो कह रहे तो फिर 36 में से 24 लाख रुपए इन बच्चों ने जमा किए। 36 में से 24 लाख 24 रुपए लाख इन बच्चों ने जमा किए केम थ्रू द स्कूल्स। और उसके बाद फिर जो है ना, और उनमें आप कॉइन्स भी और नोट भी थे। तो जब कॉइन्स जमा करे तो कॉइन्स की पूरी थी तकरीबन कोई 3 लाख रुपए कॉइन्स की सूरत में थे। इसको भी आपको करने में काफ़ी टाइम लगा होगा अपने देखिए सब का वो एक वो स्टैक बनता था कि ये 1 रुपये 100 रुपए के स्टैक बने, ताकि उस हिसाब से। एक सवाल ज़रूर मैं करूँगा, अगर आप बुरा ना माने। नहीं, ये जब ये काउंटिंग वगैरह वॉलंटियर कर, कभी आपको ये शुबा नहीं हुआ कि इसमें से किसी ने अपनी जेब में रख लिए होंगे, बस ये पैसा सामने उस पड़ा हुआ ज़माने है? का माशरा बिल्कुल डिफरेंट था जी, उस ज़माने का। आज का कराची और उस ज़माने का कराची बहुत डिफरेंट, फर्क हो गया। बहुत ज़मीन आसमान का फर्क। इसी बड़ी जिम्मेदारी की बात है, इतना सारा पैसा, बहुत और जिम्मेदारी है। हाँ हाँ, और फिर स्टूडेंट जबकि आपके जेबों में भी पैसे नहीं होते थे। जी, मैं यही कहता, लेकिन ईमानदारी बहुत थी। बड़ी बात। तो माशाल्लाह फिर हमने अब वो उसके पास मैंने वॉलंटियर्स भेजे, बुल्टन मार्केट में ये एक्सचेंज होता था, वहाँ से करा के हम लेके आए। अच्छा, जब इनाग्रेशन से एक रात पहले जब बोर्ड लग रहा था, अच्छा दौरान ये तो अच्छी चीज़ें हुई थी, लेकिन हमको पीडब्ल्यूडी ने बड़ा तंग किया था, बहुत रोड़े अटकाए हमारे। वो किस हिसाब से? असल में बेसिकली तो वो पीडब्ल्यूडी का काम होता था, ये हम प्राइवेटली करा रहे थे। ये कंस्ट्रक्शन जो आप कर रहे थे? कंस्ट्रक्शन जो सारी अच्छा, करा रही थी प्राइवेटली कॉन्ट्रैक्टर से हो रहा था। अच्छा, अब उनसे कोई कोऑर्डिनेशन भी ज़रूरी थी कि जी हाँ। वहाँ से गटर लाइन आ रही है, उसको इधर करना है, इधर जी हाँ। करना है। वो बहुत रोड़े अटकाए हमने। तो इनाग्रेशन से एक रात पहले जब बोर्ड लग रहा था, तो मैंने अपने दोस्तों से कहा अल्लाह ताला ने मौका दिया तो इंशाल्लाह एक दिन ऐसा अस्पताल बनाएंगे, क्वालिटी केयर करेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट करेगा, अच्छा, और कोई ब्यूरोक्रेसी नहीं होगी। दैट वाज 1987, जो आप ख्वाब की बात कर रहे थे, तो ख्वाब 1987 में देखा गया। अच्छा, और फिर ऑलराइट। अच्छा, जब इसका इनाग्रेशन का मसला आया तो हुकूमत कहती थी कि जी चीफ मिनिस्टर से करा लें, गवर्नर से करा लें, हेल्थ मिनिस्टर से करा लें। अच्छा, उस ज़माने में हम कहते थे कि बस जल्दी कराएं, कभी उससे मिले तो 3 गवर्नर खा गए हम लोग 3 गवर्नर चेंज हो गए। आखिर फिर हमने स्कूल के बच्चों से कराया। अच्छा, हर स्कूल से, स्कूल मतलब सिटी स्कूल से एक, बीकन हाउस से एक, उन्होंने खुद से ले ली। 6-7 बच्चे छोटे बच्चे, उनसे हमने फिर इसका इनाग्रेशन कराया। फिर उसके बाद हम सब डिस्पर्स हो गए, मेरे दोस्त, मेरे साथी, कुछ लोग मेरे साथी चले गए, यूके चले गए, कोई आयरलैंड चला गया, कोई यूएस चला गया। मैं पाकिस्तान में रहा। तो मेरे वालिद साहब को पैराप्लीजिया था, उनको, और वो मुझे कहा करते थे बेटा, क्योंकि वो भी सोचते होंगे कि मेरा बेटा जो है ना, इसको भी ख्वाहिश होगी कि बाहर जाके पढ़ के आए। तो मुझे कहा करते थे बेटा तुमको पाकिस्तान में इतना मिलेगा जो तुम्हारे दोस्तों को नहीं मिलेगा। तो मैं उनसे यही कहता नहीं, मुझे तो कोई ऐसी वो नहीं है। तो मैं फिर उसके लिए, और मेरा एक मिशन था, मैंने कार्डियक सर्जन बना था, इसलिए कि उस ज़माने में कार्डियक सर्जरी जो है ना, बहुत थोड़े लोग होते थे। मैं कराची में 3-4-5 सर्जन, NICVD एक ही जगह होती थी जहाँ पर कार्डियक सर्जरी होती थी। और मेरा ये भी मिशन था कि मैंने सिविल अस्पताल में कार्डियक सर्जरी का डिपार्टमेंट बनाना है। अच्छा, तो मैं फिर अपनी ट्रेनिंग के लिए जब NICVD पहुँचा, सर्जन रहमान मेरे मेंटोर थे, और उनसे कुछ फैमिली टर्म्स भी थे।
मुझे याद है कि जब मैं सेकेंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट था तो थर्ड ईयर था, तो घर पे कोई खाना था तो आए हुए थे, तो मेरे वालिद साहब ने तारुफ करा दिया कि ये बेटा है मेरा, डॉक्टर बन रहा था, तो उसको मेरे पास भेजना, मैं इसको कार्डियक सर्जन बनाऊंगा। अच्छा। तो उस ज़माने से वो कार्डियक सर्जरी जहन में घूम रही थी। तो जब मैं यहाँ पर चला गया NICVD, तो मैं पहुँचा तो वहाँ पर 2 थिएटर थे, 10 बेड का ICU था और वेटिंग लिस्ट कोई तकरीबन समझे कि 3 साल थी वेटिंग लिस्ट, और हमें पता था कि आधे से ज़्यादा मरीज वापस नहीं आ सकेंगे। तो उस ज़माने तक एक मेरी क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश हो चुकी थी, लोग मुझे जानते थे कि PWS है, तो लोग कहा करते थे कि आपको पैसे की ज़रूरत हो दवाइयों के लिए, हार्ट वाल्व के लिए, तो आप ले लिया करें। तो मैंने सर्जन रहमान से जिक्र किया कि इस तरह लोग पैसे देने के लिए तैयार हैं दवाइयों के लिए, हार्ट वाल्व के लिए। तो मैंने कहा कि यार कितने लोगों को दे सकते हैं? मैंने कहा कि सर पता नहीं, 100, 200, 300, 400, 500 जितने भी होंगे। तो उन्होंने कहा यार देखो, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा लेना तो मासेस को फ़ायदा हो जाएगा। सही। तो मैंने कहा ठीक है, कोशिश करते हैं। फिर मैं तारिक कैसर के पास पहुंच गया था। तारिक कैसर का अपना ऑफिस बन गया था, वो अच्छा। एस्टैब्लिश आर्किटेक्ट। तो उन्होंने मुझे प्लान बना के दे दिया कि ICU को डबल कर दिया, 2 थिएटर ऐड हो गए, कोई 8 करोड़ रुपए का उस ज़माने में बजट बना, और कुछ 3 महीने के अंदर हमने ये इस्टेब्लिश कर दिया। यानी 2 थिएटर ऐड हो गए, ICU डबल हो गया। और अक्टूबर में शुरू हुआ, 19 दिसंबर को, क्योंकि 22 दिसंबर को मेरा निकाह था पेशावर में, तो मैं 19 को ये कंप्लीट करके निकल गया था वहाँ से। तो आपने ये मतलब ऑलमोस्ट डबल कर दिया उसकी जो फैसिलिटी थी। डबल हो गया, और डबल हो गया था। और फिर इंशाअल्लाह इससे ये हुआ कि हमारी वेटिंग लिस्ट 6 माह पे आ गई। 3 साल से 6 माह पे आ गई। और फिर जो ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटी भी बढ़ गई ना, ज़्यादा लोग ट्रेन हो सकते थे। 1995 में मैंने फेलोशिप कर ली, और मैं फेलोशिप करके FCPS कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन, तो मैं एक्चुअली सिंध गवर्नमेंट का मुलाजिम था, तो मैं डेपुटेशन पे गया था वहाँ से यहाँ पर। जब वापस आया तो मुझे ढाका मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मिल गई, और मेरी तनख्वाह थी 3,000 रुपये इन कार्डियक सर्जरी बगैर किसी वार्ड के। और ये भी बता दिया गया कि अगले 3 साल कोई फंडिंग भी नहीं है आपके लिए। तो मैं उस वक्त, और मुझे पता था आपके हेड कौन थे कार्डियक सर्जरी? I was the only, कोई था ही नहीं, कार्डियक सर्जरी का डिपार्टमेंट ही नहीं। I was the first appointee. All right. तो उस वक्त ये हुआ कि यहाँ पर अब कार्डियक सर्जरी बनाना है। तो मैंने सोचा कि अब क्या करते हैं। फिर हमने जगह वहाँ पर कोई तलाश करके हमने काम शुरू किया कि जी हम इसको बनाते हैं। और फिर लोगों के पास पहुँच गया। फिर हमने कुछ लोग जमा करके फ्रेंड्स ऑफ कार्डियक सर्जरी चैरिटी रजिस्टर कराई, और पैसे जमा किए, और 2000 में हमारा पहला ओपन हार्ट सर्जरी हुई। 2000 में सर्जन रहमान को मैंने रिक्वेस्ट की कि पहला ऑपरेशन आप आके करें, एज इफ्तिताही होगा। तो वो सुबह वो NICVD होते थे, शाम को वो OMI में ऑपरेट करते थे। वहाँ से बस वो निकल के रात को 8 बजे आए, और एक ऑपरेशन उन्होंने, 2 ऑपरेशन उस दिन हमने किए। और फिर कोई 12 बजे रात को चले गए, और सुबह मरीज़ वेंटिलेटर से निकल आया। हमने बिल्कुल कहा था, अभी किसी को बताया नहीं था। पता नहीं कैसे जंग का एक वो थे रिपोर्टर, उसको पता लग गया, और उसने आगे पता करके उसने सुबह उसमें मेन पेज पे खबर लगा दी कि सिविल अस्पताल में कार्डियक सर्जरी का डिपार्टमेंट शुरू हो गया है, और पहला ऑपरेशन हो गया। 2004 में उस वक्त भी आपने ये इसको पब्लिसाइज करने की अपनी तरफ से कोशिश नहीं की? नहीं, वो खुद हो गई। फिर 2004 में मेरे साथी वापस आ गए, तो वो हमने उस वक्त शुरू किया था। आज तक हमारे कोई 10,500 ऑपरेशन हो चुके हैं सिविल हॉस्पिटल। अच्छा, ये सब भी टोटली फ्री जी, टोटली फ्री होते थे उस वक्त। और हमारी SNE भी नहीं बनी थी। हमारे पास गवर्नमेंट से जो थोड़ी बहुत चीज़ें आती थी, वो पर पेशेंट के हिसाब से मेरे 500 रुपये आते थे। 500 रुपये की चीज़ें आती थी, और हमारा एक मरीज़ पे तकरीबन 1.5 लाख रुपए खर्च होता था। बाकी सारा डोनेशन से होता था।
2004 में मेरे साथी वापस आ गया। इन सबको मैंने जमा किया कि हमने एक ख्वाब देखा था कि अब वक्त आ गया इसको पूरा करते हैं, उसको पूरा करने का। चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। तो हमने एक फाउंडेशन बनाई, रुफैदा फाउंडेशन करके नाम। किस नाम से? रुफैदा, उफैदा। हजरत रुफैदा वाज द ऑफिशियल नर्स नॉमिनेटेड बाय हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 19 वो जंग खंदक के दौरान। अच्छा। तो हमारी नर्सिंग शुरू होती है जंग 1400 साल पहले से, 1450 साल पहले। ये फ्लोरेसेंट नाइटिंगेल जो है ना, ये तो बात की कहानी है। तो बस हमने फिर कहा कि अब जमा करते हैं, पैसे जमा करते हैं, जगह देखते हैं। जब हम जगह देख रहे थे तो हमको किसी ने मलीर में दिखाया। एक साहब ने कहा कि 100 एकड़ जगह ले लो। मैं जाके विजिट करके आया। मैंने कहा वहाँ तो जाना मुश्किल, मरीज़ नहीं पहुँच सकेगा। चलो मरीज़ तो कहीं भी पहुँच जाएगा, डॉक्टर जो सुबह जाएगा शाम को आएगा, इमरजेंसी में रात को भी वापस आना मुश्किल होगा। मुश्किल हो गया। तो कुछ हमारे डोनर्स थे जो कि इस्लामिक मिशन हॉस्पिटल को भी डोनेट करा करते थे, हमको भी करा करते थे। तो उन्होंने कहा यार इसको देखो, इसको ले लो। तो मैं जानता था उन लोगों को। डॉक्टर नज़ीर काजी होते थे जो कि अबू धाबी बेस्ड थे, सर्जन थे, और वो शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नाहयान के पर्सनल फिजिशियन भी थे। तो ये मिड 80s में उन्होंने ये ख्वाब देखा था कि जैसे कुवैत वॉर चल रही थी उस वक्त, तो उस वक्त उन्होंने कहा यार ये क्रिश्चियन मिशनरी हॉस्पिटल होते हैं तो इस्लामिक मिशन क्यों नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो रहा? तो 20 लाख ये 20 एकड़ जगह खरीदी और उसके ऊपर उन्होंने हॉस्पिटल की बिल्डिंग और नर्सिंग कॉलेज शुरू कर दिया था 92 में, ताकि जब तक हॉस्पिटल की बिल्डिंग तैयार होगी नर्सिस तैयार हो जाएंगी। 86 के बाद 87 के बाद कराची का डाउनफॉल शुरू हुआ और फिर 92 में तो बहुत बुरे हालात थे कराची के। अच्छा, इनके डॉक्टर साहब के घर पे कोई फायरिंग शायरिंग हुई तो ये छोड़ छाड़ के चले गए। बाकी ट्रस्टीज़ ने कोशिश की इसको चलाने की, जैसे तैसे कर चुके हैं, लेकिन वो हो नहीं सका। नर्सिंग कॉलेज चलता रहा। तो जो हॉस्पिटल की बिल्डिंग थी उसका स्ट्रक्चर तैयार था, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर सेमी फिनिश था। कोई 200 बेड कहते के है, लेकिन मरीज़ होते नहीं थे वहाँ पर। और अगर 10 मरीज़ दाखिल है तो हॉस्पिटल चलने वाला तो नहीं हुआ था, और 30-40 मरीज़ होंगे। तो एक साल हमने उनके साथ नेगोशिएशन करके फिर हम 2004 में दिसंबर में हमारा एग्रीमेंट हो गया। अच्छा। कि हम इसको मिल के चला लेते हैं। बस बिस्मिल्लाह शुरू किया, हमने काम शुरू कर दिया। 2005 मई में काम शुरू किया। पैसे वैसे थे नहीं, बस एक चीज़ थी, वो यकीन था अल्लाह के ऊपर। और यकीन यहाँ से था कि अल्लाह करेगा। काम शुरू कर दिया, ठेकेदार को बोला कि काम शुरू कर दिया, बिल दे दिया करना, जब पैसे होंगे दे देंगे। और उसने शुरू कर दिया। उसने शुरू कर दिया। तो एक दिन मैं वो भी इस यकीन के साथ कि जी इन्होंने कहा है तो बिल भी पे करेंगे ही। हाँ, मतलब वो है ट्रस्ट की बात, ट्रस्ट की बात थी। तो मुझे याद है कि मैं एक दिन वहाँ से निकला हॉस्पिटल से, तो मेरे जो बिल्स थे मेरी जेब में वो कोई तकरीबन 10 लाख रुपए के थे ठेकेदार के। हमारे एक डोनर थे जो कि थाईलैंड में होते थे, वो बहुत शुरू से मेरी हेल्प कर रहे थे स्टूडेंट लाइफ से। तो वो आए हुए थे, तो उनके ब्रदर इन लॉ ने मुझे फ़ोन किया, वो आए हुए हैं, तो उन्होंने हॉस्पिटल की बात पाकिस्तानी थे? पाकिस्तानी थे। अच्छा। मेमन पाकिस्तानी। अच्छा। तबलीगी जमात से ताल्लुक़ था। तो वो आए हुए थे, उन्होंने अपना नाम मना किया हुआ था, किसी से नाम मत लो, क्योंकि वो जो ये अल्लाह के एक हाथ से लगे दूसरे को ना पता लगे, तो वही उनकी एक वो थी। तो जब मैं पहुंच गया उनके पास, तो रास्ते में मैंने अकाउंट चेक किया, करवाया, तो पता लगा कि अकाउंट में 3 लाख रुपए हैं और 10 लाख रुपए के बिल पे करने हैं मुझे। मैं उनके पास पहुंच गया और तो मैंने कहा कि जी हमने एक अस्पताल बनाना है जो कि क्वालिटी केयर करे और फ्री ऑफ कॉस्ट। वो खूब हंसे। तो मुझे कहना है डॉक्टर साहब आपको पता है कि अस्पताल बनाने में कितना खर्चा आता है? मैंने कहा जी मुझे कुछ फिजिबिलिटी बनाई भी है मैंने उसके ऊपर। तो कहते हैं चलो मुश्किल है बने, चले मान लेते हैं कि बन जाए, चलेगा कैसे? तो मैंने कहा जी अल्लाह चलाएगा। क्या वो तो ठीक है अल्लाह चलाएगा, लेकिन जैसे उन्होंने कहा लेकिन, मैंने कहा जब हम कहते हैं अल्लाह चलाएगा तो अगर मगर लेकिन की गुंजाइश नहीं होती। मेरे नज़दीक ये शिर्क है। मेरे तबलीगी आदमी से कहने डॉक्टर साहब हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है कि अल्लाह करेगा, लेकिन
अल्लाह मियाँ कोई आसमान से तो नहीं फेंकेगा ना, कोई ज़रिया होना चाहिए। मैंने भी मौका मुनासिब समझा, मैंने कहा आप दे देंगे। कहने में मैं दे दूँ, लेकिन मैं मर गया और मेरे बच्चे ना करें, मेरे बच्चे ना करें। ना करें, सही बात। मैंने कहा जी मेरा स्टैंड तो वही है कि अल्लाह करेगा, आप बहस कर रहे हैं, ऐसे करके उसको किसी मनतकी अंजाम तक पहुँचाते हैं। आप मुझे कन्विंस करें या मैं आपको कन्विंस करता हूँ। मैंने कहा आप कह रहे हैं कि आपके बच्चे ना करें, मैं समझता हूँ आपके बच्चे के पास एक ऑप्शन नहीं, आपके बच्चे के पास 3 ऑप्शन है। नोइंग यू, आपने ऐसी तरबियत तो की होगी कि वो आपकी सुन्नत को जारी रखे, ये तो हो गया ऑप्शन 1। दूसरा ऑप्शन ये है कि अल्लाह ताला उनको आपसे 2000 गुना ज़्यादा दे, वो मुझे 2000 गुना ज़्यादा दे, ना हो सकता। और मैं कहा तीसरा ऑप्शन जो आपका खदशा है, अल्लाह किसी को दे के वापस ना ले। अगर ऑप्शन पहला है तो अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरा है तो सुभान अल्लाह, और तीसरा है तो मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला ने किसी और आदमी को डिफाइन कर दिया, वो वहाँ से टेक ओवर कर लेगा। वो कहने लगे यार आज मैं किस पागल के हत्थे चढ़ गया हूँ। तो मुझसे कहने लगे अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि आप कितने सीरियस हैं। अच्छा। तो मैंने कहा सर मैं समझता हूँ इंसान का मिशन हो नहीं सकता जब तक कि वो कुर्बानी के लिए तैयार ना हो, वो चाहे माल की हो, चाहे जान की हो, चाहे आल औलाद की हो। और मैंने उनसे कहा कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूँ, और वो भी जिस ज़माने में मैं सिविल हॉस्पिटल में कार्डियक सर्जरी बना रहा था 95 से 2000 तक की। 96 में मेरा बड़ा बेटा था, 1 साल का था। मेरी वाइफ डॉक्टर है, वो मेरी फर्स्ट कज़न है, पेशावर में ही पली बड़ी है, और वो मुझे कहा करती थी कि जो मैं आपके साथ आपके काम में आप बड़ा अच्छा काम करते हैं, लेकिन चैरिटी बिगिन्स एट होम। अच्छा। क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ था, मैं किराए के घर पे रहता था, मेरे सुजुकी एफएक्स गाड़ी होती थी और 3000 रुपये मेरी तनख्वाह थी। तो जैसे हर औरत की ख्वाहिश होती है, उनका भी कहते हैं हमारे सर पे छत होनी चाहिए, तो वो ये कहा करते थे कि मुझे कोई बहुत बड़ा घर नहीं चाहिए, कोई छोटा सा घर हो लेकिन अपना हो, कल कला को आपको कुछ हो गया तो हम क्या करें। तो मैं उनसे कहा करता था कि करोड़ों लोग ऐसे हैं जो फुटपाथ पे सोते हैं, करोड़ों ऐसे हैं जो झोपड़ियों में रहते हैं, करोड़ों इस दुनिया में ऐसे हैं जो कि किराए के घर पे रहते हैं, हमारी किस्मत में होगा, मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो ये होता रहता था। कभी मैं उनको समझाता, वो मुझे समझाती। एक दिन मैं घर आया तो देखा बेगम साहब बड़ी खुश हैं, खाना वाना भी अच्छा बनाया हुआ था मेरे लिए। तो मैंने उनसे कहा क्या बात है आज आप बड़े खुश हैं? कहते नहीं कुछ भी नहीं। मैंने नहीं कुछ तो बात है। ऐसे ही मजाक में मैंने कहा क्या अम्मी का फ़ोन आया था पेशावर से? कहते नहीं कुछ नहीं है। शाम को उन्होंने मुझे कहा कि आज सुबह जब अखबार में मैंने एक इश्तिहार देखा कि सऊदी अरब में कार्डियक सर्जरी की ज़रूरत है, तो 60,000 रियाल तनख्वाह है, आपका वार्ड बन रहा है, 2 साल तो लगेंगे इसको, 1 साल के लिए चले जाएंगे, इतनी हो जाएगा कि आपको घर भी बन जाएगा हमारा, तो कुछ सेविंग भी हो जाएगी। और मेरे पास सुजुकी एफएक्स गाड़ी होती थी, पुरानी सी थी। तो मैंने उनसे कहा कि मैं नहीं जा सकता। तो आखिर उन्होंने मेरे बचपन के दोस्त की खिदमत हासिल हो गई कि आप समझाओ इसको। तो वो एक दिन मेरे पास आ गया, कहने लगा तुम क्यों नहीं जा रहे? भाभी सही कह रहे हैं। मैंने कहा मेरे पास कर्ज है, एंड देन इट इज़ ऑल द मोर रीज़न कि तुमको जाना चाहिए। मैंने कहा कि यार देखो मैं नहीं जा सकता, कर्ज है। कहते क्यों नहीं जा सकता? मैंने कहा बहुत है। कहते कितना? मैंने कहा करोड़ों में। यार तुमने किया क्या? तुम्हारी शक्ल से नज़र नहीं आता, किराए के घर पे तुम रहते हो, क्या जुआ खेला? तब मैं सीरियस हुआ। मैंने कहा देखो मैंने लोगों से पैसा लिया एक काम के लिए, मैं गया वापस नहीं आ सका, काम ये नहीं हुआ, लोग मुझे बुरा कहे ना तो बहुत कोई मसला नहीं है, लेकिन आइंदा किसी कॉज के लिए कोई पैसा नहीं देगा, ये इतना बड़ा नुकसान है का आई कांट अफोर्ड। उसने कहा बात तुम सही कर रहे हो, लेकिन इसका कोई हल ढूंढो, कोई सेविंग है? मैंने कहा वो नहीं है। उसने मुझे ऑफर किया तुम मुझसे ले लो, एक छोटा घर ले लो ताकि ये सुकून हो जाए, तुम अपने काम पे जारी रखो। मैंने मना कर दिया कि मैं कर्ज से डर खौफ आता है मुझे, कल कल आपको मैं मर गया और मेरे बीवी बच्चे कहेंगे कि यार ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, लायबिलिटी छोड़ गया। कहते कर्ज हंसना है, जब हो दे देना, और तुम मर गए तो मैं दावा नहीं करूँगा। मैंने मना कर दिया। वो खाना वाना खा के चला गया। अब रात को नींद किसको आती है? करवट लेते हुए 2 बजे मैं उठा, मैंने वज़ू किया, तहज्जुद पढ़ी और 2 रकात नमाज़ पढ़ी और अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह जब मैं सुबह उठूँ तो मुझे कोई सही फैसले की तौफीक दे। अच्छा, ये दुआ ख़त्म नहीं हुई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, मैं सो गया। सुबह मैं उठा, मैंने 3 काम किए। एक तो अखबार बंद करा दिया। अच्छा। दूसरा मैंने अपनी वाइफ को कहा कि तुम जो है ना पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो। क्या करूं? पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो। अच्छा। डॉक्टर थी। अच्छा। अच्छा उनका
नज़रिया ये था कि बच्चे जब बड़े होंगे स्कूल जाएंगे तब मैं कुछ आगे काम करूँगी। उससे पहले पैदाइश से पहले वो OMI में जॉब करती थी। मैंने कहा फैमिली मेडिसिन कर लो, जब बच्चे स्कूल जाएंगे तुम काम पे जाना, उनके आने से पहले वापस आ जाना। तो मैं उनको लेके गया वहाँ पर सिविल हॉस्पिटल। पहली दफ़ा जब वो वहाँ गई तो उन्हें एहसास हुआ, जब उन्होंने क्या क्या हालात देखे तो उन्हें उस वक्त एहसास हुआ, क्योंकि वो लेबर रूम गई तो बिल्लियाँ घूम रही थी, प्लेसेंटा खा रही थी, छोटे बच्चों के पाँव नोच रही थी। तो उनको उस दिन एहसास हुआ कि ये मेरा मियाँ बहुत बड़ा काम कर रहा है। तो उस दिन से वो मेरे साथ खड़ी हैं। आज हमारा गायनी का हॉस्पिटल है, वो उनकी सारा देखती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे ज़्यादा काम करती हैं। माशा। तो दूसरा मैंने उनसे कहा कि जब माल का सेक्रीफाइस था तो मेरी 3,000 तनख्वाह थी, मैं एक ओपन हार्ट प्राइवेट में कर लेता था तो मेरे साल की तनख्वाह निकल आती और मैं दिन में 3 कर सकता था। आल औलाद की जो है कुर्बानी है ना, तो मेरा बच्चा जो बड़ा बेटा जो है, एक दिन मैं घर आया तो मेरी वाइफ कहने लगी, 2 साल का था, तो कहने लगी हसन ने एक बड़ी अजीब बात कही। मैंने क्या कह रहे, कहने लगे कि कल ये कह रहा था कि बाबा एक दिन हमारे घर आए थे ना, तो मैंने उनको कहा नहीं बेटा वो रोज़ आते हैं, तुम सो रहे हो। उस दिन मैंने डिसाइड किया मैं बच्चों को सुबह स्कूल खुद छोड़ा करूँगा। नर्सरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक मैं बच्चों को खुद छोड़ता था। अच्छा, ये मेरी स्टोरी ख़त्म हुई तो उन्होंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब 10 करोड़ रुपये। दिस वॉज 20 मिनट्स डिस्कशन। कितना कहा उन्होंने? 10 करोड़। 10 करोड़? 10 लाख की बिल थे मेरी जेब में और अल्लाह ने मेरे लिए 10 करोड़ रुपये भेजे। फिर हमारे 35 करोड़ रुपये लगे। अच्छा, ये शख्स अकेले नहीं थे, 99.99% लोग यही कहते थे ये चल नहीं सकेगा। किसी ने 1 महीना दिया, 6 महीना दिया, साल में आप पैसे लेना शुरू करेंगे। 2007 से जो शुरू हुआ, आज 16 साल हो गए। एक हॉस्पिटल से 15 हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल से ये पूरा नेटवर्क बन गया। 150 बेड से शुरू हुआ था जो 300 बेड का हो गया। प्राइमरी हेल्थ में हमारे, पब्लिक हेल्थ के हमारे 51 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे प्रेजेंस है। प्राइमरी हेल्थ की कोई 40 क्लिनिक्स हैं हमारी। वही सब इंडस के नाम से? ये सब इंडस हॉस्पिटल एंड हेल्थ नेटवर्क के नाम से। हमारे मोबाइल क्लिनिक्स हैं, हमारे ब्लड सेंटर्स हैं, फिजिकल रिहेबिलिटेशन सेंटर है। मेरा पहले साल का बजट 10 करोड़ रुपये था और आज जो बजट है वो 57 बिलियन रुपीज़ का है। अरब, मतलब बिलियन अरब रुपए। मुझसे लोग कहते हैं डॉक्टर साहब आपको नींद कैसे आती है कि 13,500 एम्प्लॉईज़, अरबों रुपए का बजट। तो मेरे घर वालों को मुझसे सिर्फ एक शिकायत है कि मैं बिस्तर पे लेटने से पहले सो चुका होता हूँ, इतने सुकून की नींद आती है। मैं तो कर नहीं रहा, मेरा पैसा नहीं है। जो ज़ात कर रही है ना वो सोती है, ना उसके पास कोई सिफर की हद है, उसने सिर्फ कहना है कुन फयकून और हो जाता है। माशाल्लाह। एक आपसे पूछना था कि आपके इस वक्त 15 हॉस्पिटल्स ये पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं? पूरे पाकिस्तान में जी, यानी चारों सूबे में 3 सूबे में तो हैं हम लोग। अच्छा। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान। और कहीं आपने कहा था कि आप खुद जो रन कर रहे हैं 5 हैं, 5 हॉस्पिटल, बाकी गवर्नमेंट ने प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में गवर्नमेंट के हॉस्पिटल। वो नाज़रीन के लिए इस पर बताएं व्हाट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप? देखें, हमने जब शुरू कर रहे थे ना उस वक्त मुझसे लोगों ने कहा था कि ये जो है ना आपका काम तो है नहीं, ये हुकूमत का काम है, हेल्थ केयर और एजुकेशन। 2007 में पाकिस्तान को बने हुए 60 साल हो चुके थे। जी हाँ। सिविल सोसाइटी ने एजिटेशन भी किया, एडवोकेसी भी हुई, चोट धिलाओ गिराओ भी है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो हमने कहा कि यार हम एक पैरेलल निज़ाम बनाते हैं और पॉलिसी मेकर आपसे बात करेगा। और जब अल्लाह के पास पहुंचना है हमने, तो अल्लाह ने हमसे हुकूमत के बारे में नहीं सवाल करना, उन्होंने कहा तुम क्या करते हैं। सही बात। और विद इन 3 इयर्स गवर्नमेंट ने हमसे अप्रोच करना शुरू कर दिया कि आप हमारे हॉस्पिटल चलाएं। तो वो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं जिसकी फंडिंग गवर्नमेंट देती है, हम मैनेज करते हैं। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक से शुरू हुआ, फिर वो कामयाब हुआ तो लोगों ने और देना शुरू कर दिया। तब तो इट इज गवर्नमेंट एंड इंडस हॉस्पिटल इज अ पार्टनरशिप। तो वो सारी कोई प्राइवेट पार्टनरशिप कोई और नहीं है? नहीं। अच्छा। इंडस वी एज अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट एज अ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारे इस पूरे नेटवर्क में इस वक्त तकरीबन 5 लाख मरीज माहाना ट्रीट होते हैं। 5 लाख मरीज माहाना ट्रीट होते हैं, फुल नेटवर्क में 15 में। डॉक्टर साहब ये बड़ा एक लॉन्ग जर्नी है और आपसे बहुत बातें और हो सकती हैं जो मैं देख रहा हूँ, और हमारे पास टाइम की कैद है, लेकिन किसी और मौके पे इसको हम कंटिन्यू करेंगे, इसलिए कि जो एफर्ट आपने की है ये आपने, और ऑब्वियसली आपने अकेले नहीं, क्योंकि आपके साथ साथी होंगे, आपके जो कोलीग्स थे जो साथ पढ़ रहे थे, लेकिन एक बहुत बड़ा काम और बड़ी खिदमत है। फिलैंथ्रोपी, सोशल सर्विस कहें आप इसको, तिब में
और बीमारियां जैसे हमारे यहाँ हैं, और हुकूमत अकेले तो नहीं कर नहीं सकती। करते। और आप जैसे लोग जो हुकूमत में रहे, उसके बाद फिर आपने इस तरह सिलसिला शुरू किया, बिल्कुल एक बहुत बड़ा काम है और बहुत लोगों की दुआएं आपके साथ उसी पे शामिल चल हैं। रहे हैं। जी। अब मैं आपको प्रोग्राम के आखिर में उमन ये हमारा एक ट्रेंड रहता है, हालांकि आपका जो पूरा प्रोग्राम है उसमें आपने एक नहीं बहुत सारे पैगाम दे दिए हैं, लेकिन वाइंड अप से पहले हम ये ज़रूर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपनी तरफ से अगर कोई चीज़ आजकल के जैसे आपके यंग डॉक्टर्स हैं या यूथ जिसे हम कहते हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहते हैं, वो आप चंद अल्फाज में कह दें, उसके बाद फिर हम आपसे इजाज़त लेंगे। बिल्कुल। देखें, बात यह है कि इस मुल्क में हेल्थ केयर में बहुत गैप्स हैं और उसके लिए हम सबको मिल के काम करना होगा। और कोविड में हमने दिखाया मिल के, जैसे पब्लिक सेक्टर ने और प्राइवेट सेक्टर ने और नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर ने जिस तरीके से किया, दुनिया ने माना उसको। और यूथ के लिए मैं हम स्कूल्स कॉलेजेस में भी जाता हूँ, उसको यही कह रहा होता हूँ कि देखिए, अल्लाह पे पुख्ता यकीन कर कर आप कोई भी काम करें वो कामयाब होंगे उसके अंदर। और इस मुल्क को अभी बहुत ज़रूरत है। इसमें बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ से हमारी ख़वातीन जो कि घर में डिलीवरीज हो रही होती है, कॉम्प्लिकेशन की वजह से पहाड़ी इलाके से 8-10 घंटे में नीचे पहुँचती हैं। जब तक नीचे पहुँचती हैं तो माँ और बच्चा दोनों मर जाते हैं। और ये सैकड़ों में नहीं है, लाखों में है। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हम लोग बहुत दुनिया में जो हेल्थ केयर के इंडिकेटर्स है उसमें बहुत नीचे से नंबर 1 या नंबर 2 पे ही खड़े होते हैं। बस पुख्ता यकीन कर कर और नेक नियति के साथ कोई भी काम करेंगे वो पूरा होगा आप लोग। और ये जो सब कुछ मुमकिन हुआ है ना, ये पाकिस्तानियों ने किया है। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर उनकी कंट्रीब्यूशन से हुआ है। तो हम सब मिल के इस मुल्क को अपनी ज़िंदगियों में सेहतमंद और खुशहाल बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। और ये आपने जो बात कही कि मुल्क के पाकिस्तानी और जो है गैर मुल्क में है पाकिस्तानी, यानी आपकी बात से लगता है कि आपको बहुत उम्मीद है और बल्कि यकीन है कि ये मुल्क आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और आज जिस वक्त दौर में से हम गुजर रहे हैं, मैं कहता हूँ हर एक को पॉजिटिविटी फैलानी चाहिए बहुत और ज़रूरी है। बहुत ज़रूरत है। और यकीनन मुझे ज़रा बराबर भी शक नहीं है कि हम जल्द इंशाल्लाह अपने पाकिस्तान को बहुत ऊंचे मकाम पे ले जाएंगे। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपसे प्रोग्राम का इख्तिताम हो गया, आपने मैसेज भी दे दिया। नाजरीन, अब हम प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। मुझे उम्मीद है, बल्कि मुझे यकीन है कि आज के प्रोग्राम से आप बहुत मुफीद आपको मालूमात मिली होंगी। और डॉक्टर बारी खान ने जो बताया, आप लोगों का शुक्रिया कि आपने देखा। आपसे मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा, इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें इस चैनल को। और स्क्रीन पे इस वक्त हमारा टेलीफ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस मौजूद है। आपसे मेरी फिर रिक्वेस्ट होगी कि आप इस प्रोग्राम के बारे में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। उसको हमें इस प्रोग्राम को बेहतर करने में बड़ी मदद मिलती है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।